हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास 10th में हैं और 18 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देंगे, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर। यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेंगे तो 70 में 65 प्लस आप बहुत आसानी से लेकर के आओगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए ये वायरल मॉडल पेपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान देना, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। निर्देश जरूर पढ़ लेना क्योंकि निर्देशों के अनुसार ही बोर्ड परीक्षा आपको देनी है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा और प्रत्येक प्रश्न पत्र हिंदी का ही नहीं बल्कि हर विषय का पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, चित्रकला के 3 खंड देखने को मिलेंगे। वैसे चलिए हम बात करते हैं इस पेपर की। तो यहाँ पर 2 खंड आपको देखने को मिलेंगे। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिनका आपको उत्तर ओएमआर सीट में भरना होगा। काले पेन से यदि आप ओएमआर सीट भरते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। एक बार आप उत्तर देंगे उसके बाद उसे काटेंगे नहीं इस तरह से, ना ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित रहेंगे। खंड बा 50 अंकों का होगा जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। खंडबा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उसके पीछे आप अपना कीमती समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे। तो चलिए खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर, जहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न। और यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो 18 फरवरी को, ध्यान देना 18 फरवरी को बिल्कुल सेम यही प्रश्न देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। चलिए पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से किसे हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग यहाँ पर एक चीज, और वो चीज क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना आप याद कर लेना, चिंतामणि और रस मीमांसा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंदूर की होली के नाटककार कौन हैं? तो सिंदूर की होली के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंदुमती, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता रचना की विधा क्या है? तो गुनाहों का देवता उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक कौन हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी की रचना है गुनाहों का देवता। चलिए अगला प्रश्न है, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? तो छायावाद की विशेषता है श्रृंगार और प्रेम वेदना। रीत ग्रंथों का निर्माण क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दें। प्रश्न अगला है, वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, ये दोनों रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखी गई हैं। भारतेंदु युग की समयावधि क्या है? तो भारतेंदु युग की समयावधि मेरे प्यारे बच्चों है सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? तो जौहर काव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे जी। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा रूढ़ियों के प्रति विद्रोह।
अगला है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव आप सभी जानते हैं, हास होता है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। और भय भयानक रस का स्थायी भाव है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। क्लियर। अगला है जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और अगला प्रश्न है रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला में कुल 4 चरण होते हैं। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन अधि क्या है, यही उपसर्ग है। नीलांबर में कर्मधारय समास है, यहां पर राइट आंसर होगा। योगी शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, जोगी हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर। युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप, इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार क्या है। तो ये है संयुक्त वाक्य। प्रश्न अगला है भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो भाववाच्य में मेरे प्यारे बच्चों किसकी प्रधानता होती है, क्रिया की। वाक्य में आए पदों के व्याकरणिक विश्लेषण को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या वाक्य परिचय कहते हैं या वाच्य परिचय कहते हैं। आप लोग ध्यान दें, ये प्रश्न पद परिचय कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह के प्रश्न आएंगे और इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए ध्यान दें, इसके बाद खंडबाद जिसमें आप वर्णनात्मक प्रश्न देखेंगे 50 नंबर का होगा। और यहाँ पर जो प्रश्न है और प्रश्न के अंतर्गत जो गद्यांश दिए गए हैं ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, ध्यान देना। पहला है काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ातरण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर से बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों इस गद्यांश का पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे हल करेंगे आप लोग, प्रश्नोत्तर संख्या 1। एक एक चीज आप समझेंगे। सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख देना, जो भी आप हल करेंगे इस तरह से डैश डैश कर देना और गद्यांश के लास्ट के शब्द लिख देना। फिर संदर्भ हेडिंग डाल देना, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जय शंकर प्रसाद जी हैं। तो इस पाठ का कोई भी गद्यांश आए संदर्भ से ऐसे ही लिखा जाएगा। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो गद्यांश का जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या इस तरह से हेडिंग आप डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या क्या होगी, इन बौद्ध विहारों की टूटी फूटी चोटियां व कंगूरे, उनके चारों ओर खिंची हुई वह दीवारें जो पत्तों और झाड़ियों आदि से ढकी हुई थी, धर्मचक्र विहार के इन खंडहरों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्पकला की आत्मा ग्रीष्म ऋतु की चांदनी से अपने आप को शीतलता प्रदान कर रही हो। चलिए अगला प्रश्न है धर्मचक्र कहाँ स्थित था। तो इसका उत्तर है धर्मचक्र सारनाथ में स्थित था, यहाँ पर इसका उत्तर हो गया। दूसरा जो गद्यांश है और इस गद्यांश पर भी 3 प्रश्न आधारित हैं। गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और इस गद्यांश को कैसे सॉल्व करेंगे यदि आप अथवा करना चाहते हैं आप यहाँ पर देख लीजिए, गद्यांश के शुरुआत के शब्द और गद्यांश के लास्ट के शब्द, फिर संदर्भ रहेगा किस पाठ से है ये, तो भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है और लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और जो गद्यांश आधारित प्रश्न है सभी प्रश्नों का उत्तर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए ध्यान दें, इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा और 6 नंबर का गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी देखने को मिलेगा। चलिए ध्यान दें, पहला जो पद्यांश है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
रानी मैं जानी अजानी महापविपाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहु काजू अकाजू ना जान्यो, कहूँ तिय को जेहि कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरतिये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी वे जोग, इन्हें किमि कै बनवासु दियो है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, प्रश्नोत्तर संख्या 2। सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के शब्द और इस तरह से डैश डैश कर देंगे, फिर लास्ट के शब्द क्या है, बनवासु दियो है। संदर्भ हेडिंग डाल देना। तो संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। प्रसंग भी आपको पद्यांश में लिखना है। तो प्रस्तुत पद में वन जाते हुए राम लक्ष्मण तथा सीता के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैं आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा। इस पूरे पद्यांश की व्याख्या आप लोग ध्यान देना। व्याख्या, ग्रामीण स्त्रियां वन में जाते हुए श्री राम लक्ष्मण और सीता को देखती हैं। उनमें से एक स्त्री अपनी सखियों से कहती है, हे सखी, मैं समझती हूं कि वह रानी जिसने इन्हें वनवास दिलाया है महा अज्ञानिनी है। निश्चित ही उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर होगा, और वह राजा जिसने स्त्री की बात मानकर इन्हें वनवास दे दिया वह भी मूर्ख है, जो यह भी नहीं जानता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। हे सखी, ऐसी सुंदर ये मूर्तियां, इनसे बिछुड़कर इनके प्रियजन भला कैसे जीवित रह सकेंगे। वे तो वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हे सखी, ये आंखों में बसाने योग्य हैं, इन्हें किसने और किस लिए वनवास दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, आप लोग ध्यान देना। किसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। तो आप लोग ध्यान दें, ग्राम वधुएं कह रही हैं, जिस रानी ने इन लोगों को वनवास दिया है उसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। तो 6 नंबर आपके यहाँ पर क्लियर हो गए यदि आपने इसी तरह से लिखा। चलिए ध्यान दें, इसके बाद अथवा में भी पद्यांश है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी दीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। तो यहाँ पर भी 3 प्रश्न हैं और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप यहां पर देखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा, यदि आप अथवा हल करते हैं तो अथवा डाल दीजिएगा, और इसका सैल्यूशन आप लोग ध्यान दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता से अवतरित है प्रस्तुत पद्यांश, और सारी चीजें यहां पर क्लियर करा दी है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर में अगला प्रश्न आप देखेंगे यहां पर, जो कि है तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर जो पहला गद्यांश है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 3, सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के और इस तरह से डैश डैश कर देना, लास्ट के शब्द लिख दीजिएगा। क्लियर। अब संदर्भ क्या है। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग है कि प्रस्तुत गद्यांश में नागरिक की हार का वर्णन किया गया है। चलिए हिंदी अनुवाद भी आप लोग ध्यान दें। नागरिक ने बहुत समय तक सोचा, परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ, इसलिए उस ग्रामीण से कहा, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि आप उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपए। इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपए दे दिए। क्लियर।
अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अथवा में भी गद्यांश है और ये गद्यांश भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के और लास्ट के शब्द ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। हिंदी अनुवाद और प्रसंग दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। चलिए वैसे तो एक ही करना है, आपको ध्यान देना इस चीज को भी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। 5 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर पहला है पद्यांश, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे। इसके बाद आप पद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं, मानम हित्वा प्रियो, और लास्ट के शब्द क्या हैं, सुखी भवेत्। फिर इसके बाद संदर्भ। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राण नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका प्रसंग क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक में विभिन्न त्यागों के महत्व को दर्शाया गया है। तो चलिए हिंदी अनुवाद ध्यान दें। मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, मनुष्य इच्छा यानी कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। क्लियर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज है, अथवा में भी पद्यांश है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। वैसे करना तो एक ही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता चा योजानात सह पंडिता। ध्यान दें, 4 का अथवा ये लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। और इसका जो है हिंदी अनुवाद का आप जो है ध्यान दें कि बिना पैर का है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर यानी अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है, मुख विहीन है पर भी होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वह पंडित है। चलिए अब देखो यहां पर ध्यान देना, अगला प्रश्न। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर का प्रश्न आएगा। आपके जिले के लिए जो खंड काव्य निर्धारित है, जो भी खंड काव्य निर्धारित है, उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का आप उत्तर करेंगे और 3 नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर। अब अगला प्रश्न है 6 का। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग, जय शंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जय प्रकाश भारती। मैं आपको बताऊंगा जय शंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 6 का जय शंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय देख लो आप लोग। जन्म हुआ 23 जनवरी 1889 ईस्वी को। जन्म स्थान था इनका काशी। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। शिक्षा 8वीं तक प्राप्त की। प्रमुख रचनाएं कामायनी, लाहर, आंसू, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण आदि। मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हो गई। अब इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे आप लोग। तो जय शंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 नवंबर सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में उनके पिता का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर भी मिला, जिसकी छाया इनकी कुछ रचनाओं में प्रतिभासित होती है। यक्ष्मा यानी टीबी के कारण
प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया। अब इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? कामायनी। क्लियर? इस तरह से आप लिखेंगे तो पूरे पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्लियर? अब देखो अगला प्रश्न है, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का ये भी प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग, यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा महादेवी वर्मा जी का मैं आपको बताऊंगा जीवन परिचय। वैसे तो तुलसीदास, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा, बिल्कुल 100% इन्हीं का जीवन परिचय आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो महादेवी वर्मा जी का आप लोग जीवन परिचय यहां पर समझेंगे। संक्षिप्त परिचय आप लोग पहले समझें। जन्म कब हुआ? सन 1907 में। जन्म स्थान था फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी माता का नाम हेमरानी। इन्होंने शिक्षा MA तक संस्कृत से प्राप्त की। इनकी रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा आदि हैं। मृत्यु सन 1987 में हो गई। क्लियर? अब इनका जीवन परिचय ध्यान देना आप सभी लोग। आधुनिक युग की मीरा, वेदना की साकार मूर्ति, यहां पर साकार होगा। सुश्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फारुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक अच्छे विद्वान थे। इनकी माता हेम रानी भी अच्छी विदुषी थी। केवल 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। विवाह के बाद MA तक शिक्षा प्राप्त की। संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। आप प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्य नियुक्त कर सम्मानित किया। भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें नीरजा पर 500 रुपए का सक्सरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया। पति द्वारा परित्यक्ता होने के कारण इनका जीवन वेदनामय रहा। आप लोग ध्यान दें। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1927 को महादेवी जी का स्वर्गवास हो गया और 1987 को इनका स्वर्गवास हो गया। अब इनकी एकमात्र रचना का नाम लिख दीजिएगा आप लोग, दीप शिखा। चलिए अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो आपके पेपर में पूछा ना गया हो। तो इस मॉडल पेपर के अनुसार यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इसका उत्तर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेति। इस मॉडल पेपर में ये श्लोक नहीं आया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। अब संस्कृत में आपको उत्तर देना है तो ध्यान देना आप सभी लोग यहाँ पर एक चीज, और वो चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न यहाँ पर जितने भी हैं बिल्कुल 100% यही प्रश्न आएंगे। आप लोग ध्यान देना। वीरः केन पूजते, वीर की पूजा किसके द्वारा होती है? तो इसका उत्तर है वीरः वीरेण पूजते। यहाँ पर ध्यान दें, सभी प्रश्नों का उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, ज्ञानम कुत्र संभवति और सुवचनेन मैत्री वर्धते। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और 7 नंबर क्लियर कर लेने हैं। तो यहाँ पर जितने भी विषय हैं, विज्ञान, अभिशाप या वरदान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, जल ही जीवन है, वृक्षारोपण का महत्व, बिल्कुल 100% यही आएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा विज्ञान, अभिशाप या वरदान पर कैसे आपको निबंध लिखना है। चलिए ध्यान दें। सबसे पहले रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तावना, विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में और उपसंहार। तो प्रस्तावना के अंतर्गत आपको क्या लिखना है? ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है।
मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित हैं। दुर्जेय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आज विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। अज्ञात रहस्यों की खोजों में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी है। उसने हमारे जीवन को सभी ओर से इतना प्रभावित कर दिया है कि विज्ञान शून्य विश्व की आज कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप। अतः इन दोनों पक्षों पर समन्वित दृष्टि से विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। तो विज्ञान वरदान के रूप में ध्यान देना आप लोग। आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त संसाधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। जितने भी साधनों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वह सब विज्ञान के ही वरदान हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि आज का अभिनव मनुष्य विज्ञान के माध्यम से प्रकृति पर भी विजय पा चुका है। विज्ञान के इन वरदानों की उपयोगिता प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित है। पहले नंबर पर यातायात के क्षेत्र में। प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में बरसों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर स्थान पर अतिशीघ्र पहुंचा जा सकता है। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार का भी कायापलट हो गया है। दूसरा है संचार के क्षेत्र में विज्ञान का योगदान क्या है। तो बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल फोन आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रहों ने इन दिशा में और भी चमत्कार कर दिए हैं। दैनंदिन जीवन में विज्ञान का जो है योगदान क्या है, तो ध्यान दें, विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य की दैनंदिन सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है। वह हमारे कपड़े धोती है, उन पर ब्रश करती है, भोजन पकाती है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में शीतल जल उपलब्ध कराती है तथा गर्मी सर्दी दोनों से समान रूप से हमारी रक्षा करती है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान ने क्या योगदान दिया, तो मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, कैट स्कैन आदि परीक्षणों के माध्यम से शरीर के अंदर के रोगों का पता सरलता पूर्वक लगाया जा सकता है। यही नहीं, विज्ञान से नेत्रहीनों को नेत्र, कर्णहीनों को कान और अंगहीनों को अंग देना भी संभव हो सका है। औद्योगिक क्षेत्र में विज्ञान ने क्या योगदान दिया, तो भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है। इससे विशाल जनसमूह को आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकी हैं। कृषि के क्षेत्र में लगभग 130 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाला हमारा देश आज यदि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सका है तो यह भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने किसान को उत्तम बीज, पौध एवं विकसित तकनीक, रासायनिक खादें, कीटनाशक, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और बिजली प्रदान की है। छोटे बड़े में बांधों का निर्माण कर नहरें निकालना भी विज्ञान से ही संभव हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में तो मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाएं आज भी मुद्रण क्षेत्र में हुई क्रांति के फलस्वरूप घर घर पहुंचकर लोगों का ज्ञानवर्धन कर रही हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में तो चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बनाकर मनुष्य को उच्च कोटि का मनोरंजन सुलभ कराया है। ध्यान देना, अब विज्ञान अभिशाप के रूप में कैसे आती है, तो विज्ञान का एक और पक्ष भी है
विज्ञान का असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी भी। सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति प्रबल रहती है तो वह मानव कल्याण के कार्य करता है, परंतु किसी भी समय मनुष्य की आसुरी प्रवृत्ति प्रबल होते ही कल्याणकारी विज्ञान एकाएक प्रबलतम विध्वंसक एवं संहारक शक्ति का रूप ग्रहण कर सकता है। आज विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से भरपूर तथा असुरक्षित हो गया है। कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं तो साथ साथ रोजगार के अवसर भी छीन लिए हैं। विद्युत विज्ञान द्वारा प्रदत्त एक महान देन है, परंतु विद्युत का एक मामूली झटका ही व्यक्ति की यह लीला समाप्त कर सकता है। विज्ञान के दिन प्रतिदिन होते जा रहे नवीन आविष्कारों के कारण मानव सुख सुविधाओं की अधिकता के मानव पर्यावरण असंतुलन के दुष्चक्र में भी फंस चुका है। सुख सुविधाओं की अधिकता के कारण मनुष्य आलसी और आराम तलब बनता जा रहा है, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति का ह्रास हो रहा है। अनेक नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं तथा उसमें सर्दी और गर्मी सहने की क्षमता घट गई है। चारों ओर का कृत्रिम आडंबर युक्त जीवन इस विज्ञान की ही देन है। अब लास्ट की हेडिंग क्या है? उपसंहार। तो विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोक्ता का है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। किंतु यह तभी संभव है जब मनुष्य में आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो, मानव कल्याण की सात्विक भावना जागे। अतः स्वयं मानव को ही यह निर्णय करना है कि वह विज्ञान को वरदान रहने दे या अभिशाप बना दे। चलिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे पेपर में, लास्ट का प्रश्न। अपने निवास के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा में प्रश्न है, विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको इसी विषय पर बताऊंगा कैसे लिखना है पत्र। ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 10 का अथवा। प्रधानाचार्य यहाँ पर ध्यान दें, परीक्षा भवन प्रयागराज दिनांक 24 फरवरी 2026 या 18 फरवरी आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान देना। केंद्रीय विद्यालय मनौरी प्रयागराज, विषय क्या है? खेलकूद की सामग्री के लिए आवेदन पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय ने क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आगामी खेल प्रतियोगिताओं के लिए टीमों का चुनाव करने से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि अपने विद्यालय के खेल के मैदान की समुचित सफाई, ऊंचे नीचे गड्ढों की भराई, माप के अनुसार मैदान की निशानदेही और यथास्थान पोल गड़वाने की समुचित व्यवस्था की जाए। इन सबके अतिरिक्त खेल की आवश्यक सामग्री गेंद, बल्ले, हॉकी स्टिक, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जाली, नेट आदि का यथोचित प्रबंध करना भी उचित है। आशा है कि ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार आवश्यक प्रबंध करने और सामग्री जुटाने की दिशा में आप शीघ्र ही यथोचित कदम उठाने की कृपा करेंगे। ध्यान दें, आपका आज्ञाकारी शिष्य काखागा, आपको अपना नाम नहीं डालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर देना और इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार करके जाइएगा। जय हिंद।